नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की वीडियो जो बची है उसे अगले भाग में लेके आ रहा हूँ, तो वो लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हाउस द जोश। जोश कैसा है आप में? हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। आप लोगों की परीक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आपका हिस्सेदारी तय करने के लिए, आपका हिस्सा तय करने के लिए, आपकी नौकरी तय करने के लिए, विभाग में आपका एक पद तय करने के लिए मैं पूरे जोश से इस समय रात के 11:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पूरे दिन की व्यस्तता में से जब मेरे को रात को समय मिल रहा है तो मैं आपको रात को वीडियो बना रहा हूँ, केवल इसलिए क्योंकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो प्यारे साथियों, कृपया पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं भी आप इसको आगे पीछे नहीं करें। आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसमें मैं इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। मैंने विकल्प नहीं दिए, मैंने केवल प्रश्न दिया है। प्रश्न कब पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है और उसका सीधा उत्तर दे दिया है, जिससे कि हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। हमारे पास समय कम है, तो आ जाइए साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ, विशेष रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के साथ इसको साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए जुड़िए। पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि दक्षिण और पूर्व दिशा की, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा, ये क्या है? दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को हम क्या कहते हैं? ये लिपिक 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक चित्र बना देता हूँ। जैसे ऐसे बना लो, है ना। इसको हमने मान लिया पूर्व, इसको मान लिया पूर्व, इसको हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ऐसे अपन मान लेते हैं। तो एक पूर्व है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है। ठीक है, तो अगर हमने इसको पूर्व मान लिया है, ये उत्तर है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो कोण है, इनके बीच का ये जो कोण है, ये क्या कहलाएगा बेटा? वायव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायव्य कहलाएगा। और पूर्व और दक्षिण के मध्य का ये जो कोण है बेटा, ये कहलाएगा आग्नेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आग्नेय कहलाएगा। दक्षिण और पूर्व के मध्य का ये कोण क्या कहलाएगा? आग्नेय कहलाएगा। ये कहलाएगा वायव्य कहलाएगा। और ये उत्तर और पश्चिम के मध्य का ये कोण बेटा ईशान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईशान कहलाएगा। ये क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व की दिशा। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या है? ये आग्नेय है। कौन सा कोण है? आग्नेय है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के मध्य का आग्नेय, पूर्व और उत्तर के मध्य का वायव्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य का ईशान और दक्षिण और पश्चिम के मध्य का ये नैऋत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नैऋत्य कहलाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोण होगा वो आग्नेय कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम के मध्य का ईशान कहलाएगा, पूर्व और उत्तर के मध्य का वायव्य कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य का नैऋत्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आ गया है और अभी यहाँ क्या है? आने वाला है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया है। आ गया है तो आगत पति का, लेकिन अभी आया नहीं है। ये क्या कह रहा है? आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या बताना है? इसके लिए उत्तर होगा आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का, आगमिष्यत पति का। यह सवाल आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था यार बच्चों। कहाँ? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। और अगर यहीं पर ये हम कह दें कि आने वाला है तो आगमिष्यत पति का, और अगर हम कहें कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश को जाने वाला है, गया नहीं, गया तो प्रोषित पति का, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश चला गया वो प्रोषित पति का हो गई। लेकिन वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाने वाला है, अभी गया नहीं है, तो वह क्या कहलाएगी? प्रवत्स्यति पति का। प्रवत्स्यति पति का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3।
कम बोलने वाला क्या कहलाएगा भाई? मितभाषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये भी तृतीय श्रेणी 2013 में, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया है कि कम बोलने वाला क्या कहलाता है। तो कम बोलने वाला मितभाषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मितभाषी कहलाएगा। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी कहलाएगा। क्या बोलाएगा? मिष्टभाषी। ठीक है, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी क्या कहलाएगा? मृदुभाषी कहलाएगा। ठीक है, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी कहलाएगा। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी या मिष्टभाषी कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कम बोलने वाला, तो मितभाषी कहलाएगा। अब है ये बहुज्ञ। ये पूछा था बहुज्ञ शब्द के लिए कोई सार्थक पूरा वाक्यांश क्या होगा? बहुज्ञ शब्द है और उसका वाक्यांश क्या होगा? ये आपका सवाल पूछा है कहाँ? इसी में उत्तर जो आपकी 2013 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। तो इसका अर्थ है बहुत विषयों का ज्ञाता। क्या होगा? बहुत विषयों का ज्ञाता या बहुत कुछ का ज्ञाता, बहुज्ञ कहलाता है। अगला सवाल है हमारा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है जिसकी पहले से आशा नहीं की गई है, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। तो जिसकी पहले से आशा ही नहीं की गई वह क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित कहलाएगा। जिसकी पहले से आशा नहीं की गई वह क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित कहलाएगा। ये SI 2011 में और RAS 92 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है आपका किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। इसने कहा है पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। तो बेटा एक शब्द आएगा इसमें तटस्थ और एक आएगा निष्पक्ष। आपको दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब बात आ रही है पक्ष की तो आप बोलेंगे निष्पक्ष। और अगर वो कहे कि किसी के भी साथ न खड़े होने वाला तो तटस्थ, साथ न खड़े होने वाला, किसी का भी साथ न देने वाला तटस्थ, और किसी के पक्ष में न बोलने वाला तो निष्पक्ष। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो किसी के पक्ष का समर्थन नहीं करता है क्या कहलाएगा? निष्पक्ष कहलाएगा। अगला आपका जो सवाल है, सवाल नंबर 7, ये कह रहा है अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण। आपके अंदर वो गुण जो अच्छाई और बुराई को पहचानता है, अलग करता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो इसको कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं हम? विवेक कहते हैं, है ना। तो ये सवाल भी आपका कहाँ पूछा गया है? SI 2011 में पूछा गया है। SI की 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा, ये कह रहा है जो लोक प्रचलित कथन जिसके रचनाकार का ही पता नहीं हो, ऐसा लोक प्रचलित कथन जिसकी यही नहीं पता हो कि ये कहा किसने है, बनाया किसने था, शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा लोक प्रचलित कथन, तो उसको हम कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। किसने बताया नहीं पता, किंवदंती। और वो कथन, लोक प्रचलित कथन जो जनता से, है ना, लोगों से सुन सुनकर, हमने लोगों से सुन सुनकर पता चला है, लोगों से सुनकर सीखा है, वह कहलाता है जनश्रुति। क्या कहलाता है? जनश्रुति। क्या कहलाता है? जनश्रुति। जनश्रुति क्या कहलाएगा? जनश्रुति। और जो परंपरा से चला आ रहा है वह कहलाएगा अनुश्रुति। क्या कहलाएगा? अनुश्रुति, है ना। जो लोगों से चला आ रहा है, लोगों से लोगों में चला आ रहा है, वो है जनश्रुति, लोक प्रचलित है जनश्रुति। और जो परंपरा से चला आ रहा है वो है अनुश्रुति। ठीक है, और जिसके रचनाकार की नहीं पता वो है किंवदंती। ठीक है, अगला सवाल है हमारा ये कि समुद्र में लगने वाली आग, इसको क्या कहेंगे? यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा? बड़वाग्नि। क्या कहेंगे? बड़वाग्नि या बड़वाग या बड़वाग, बड़वाग्नि। तो समुद्र में जो आग लगती है उसको हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। और उदर में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, है ना। पानी में जो आग लगे उसे बड़वाग्नि, पेट में जो लगे उसे जठराग्नि, और जंगल में लगे, पेड़ों में लगे उसको कहते हैं हम दावाग्नि या दावानल। ठीक है, दावाग्नि या दावानल। ठीक है, तो ये आग आपको मैंने बता दी। अब आ रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारे हमारे, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से, इंद्रियों को कहते हैं गो, और नहीं माने अगोचर, तो इसमें क्या होगा? अगोचर। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है
कि वह जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे हम, अगोचर कहेंगे। इंद्रियातीत भी आएगा, वो नहीं करना है, इंद्रियों से परे की बात अलग है। इंद्रियातीत होता है इंद्रियों से परे, लेकिन अगर आ रहा है जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे साथियों अगोचर। क्या होगा, अगोचर होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 11वां। ये कह रहा है सम्यक प्रकार से विधान करे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सम्यक प्रकार से विधान करे, तो संविधान क्या कहलाएगा, संविधान। ये सवाल आपका पूछा गया है ग्राम सेवक भर्ती 2008 में। कहाँ पूछा गया है, ग्राम सेवक भर्ती 2008 में पूछा गया है। अगला सवाल हमारा 12वां। अगर हम इसको कहें कि पति और पत्नी शब्द के लिए एक शब्द क्या है, तो वो है बेटा दंपति। ये शुद्ध शब्द देख लो, इसको जूम करके देख लेना, दंपति, जूम करके देखना इसको, दंपति। कुछ दंपत्ति लिख देते हैं, कुछ दंपति लिख देते हैं, शुद्ध शब्द है दंपति। ये शब्द शुद्धि में भी आपके काम आएगा, तो दंपति। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बच्चों कि सेवा करने की इच्छा, हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हो रही है, किस बात की, सेवा करने की। तो सेवा करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, सेवा करने की इच्छा को क्या कहते हैं, मैं अभी बताया था, मैं भूल गया है ना। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, अब मैं आगे बता दूंगा। सेवा करने की इच्छा क्या कहलाएगी, शुश्रूषा। क्या कहलाएगी, शुश्रूषा। और सेवा करने की इच्छा करने वाला, रखने वाला, शुश्रूषु, शुश्रूषु, है ना। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा, सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा, और सेवा करने की इच्छा रखने वाला शुश्रूषु। सृजन करने की इच्छा शिश्रक्षा, शिश्रक्षा, और रखने वाला शिश्रक्षु। ठीक है, तो आगे हम देखें प्रश्न नंबर 14। पर्वत के नीचे की तल है भूमि। बेटा ये बहुत आता है, बहुत आता है ये सवाल, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रख लें। ठीक है, ये कब पूछा गया है, ये आपके हेडमास्टर के सवाल में 2018 में हेडमास्टर के पेपर में अभी पूछा गया था कि, और 2013 शिक्षक भर्ती में, 2012 की शिक्षक भर्ती में, शिक्षक भर्तियों में विशेष रूप से पूछा जाता है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये पटवार में भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को, समतल भूमि को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बेटा उपत्यका। क्या कहते हैं, उप माने छोटी, नीचे, उप माने छोटा, उप क्या होता है, छोटा होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो उपत्यका, नीचे है तो उपत्यका, उपमान होता है छोटा, छोटा का नीचे, जो हमसे नीचे वही तो हमसे छोटा कहलाएगा। तो उपत्यका, नीचे की भूमि क्या कहलाएगी, उपत्यका। और जो हमसे अधिक है, श्रेष्ठ है, वो क्या है, अधिक, अधिक, अधिक। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाएगी, पर्वत के ढलाऊ मैदान में ऊपर की भूमि क्या कहलाएगी, आदित्यका। क्या कहलाएगी, आदित्यका। दूसरी भूमि को क्या कहेंगे हम, आदित्यका कहेंगे। क्या कहेंगे, आदित्यका। ठीक है, ध्यान रखना, अधिक, अधिक है, ऊपर है, ऊपर है, अधिक है, ऊपर है, आदित्य का, ऊपर, नीचे, नीचे है तो उपत्यका। ठीक है, अगला सवाल हमारे यहाँ पर आ रहा है 15वां। जो किए गए उपकारों को मानता है ना, आप पर जो उपकार किए जा रहे हैं उनको अगर आप मानते हो तो आप क्या कहलाएंगे, कृतज्ञ कहलाएंगे, कृतज्ञ। और अगर आप किए गए उपकारों को नहीं मानते हैं तो आप कृतघ्न, 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 कृतघ्न कहलाएंगे। ठीक है, किए गए उपकारों को न मानने वाला कृतघ्न, और जो किए गए उपकारों को मानता है, मानने वाला है, उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये भी बेटा आपके कर सहायक 2018 में अभी पूछा गया है, कर सहायक की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है ना, इनकम टैक्स ऑफिस। इसमें है इनकम टैक्स ऑफिसर के में पूछा गया था, कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, कुलावतंस, कुलांगार। तो कुलावतंस नहीं होगा, क्या होगा, कुलांगार। क्या होगा, कुलांगार। कुल को अंगारे की तरह जलाने वाला, नष्ट कर देने वाला, तो कुल को नष्ट करने वाला क्या कहलाएगा, कुलांगार कहलाएगा। यह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, सॉरी 2018 में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया सवाल है कि कुल को नाश करने वाला क्या कहलाता है, कुलांगार कहलाता है। अगला सवाल है हमारा कि जिनको थोड़ा ज्ञान हो, जिनको बहुत थोड़ा ज्ञान होता है, अतजल गगरी छलकतवाए हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है वो अल्पज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्पज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्पज्ञ कहलाते हैं। अगला सवाल आता है हमारा, ये आपके PSI 2018 में है ना, SI की परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। अगला सवाल जो है हमारा कि मानसिक भाव को छुपाना, हमारे मन में क्या चल रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को, मानसिक भाव को छुपाना, ये क्या कहलाता है, तो बेटा ये कहलाता है अवहित्था। क्या कहलाता है, अवहित्था कहलाता है, अवहित्था। ये भी आपके PSI 2018 में पूछा गया है ना, PSI का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें पूछा गया है। अगला सवाल हमारा 19वां, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप मिलता है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप मिलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं,
चंपू काव्य, वह साहित्य, ठीक है, वह काव्य जिसमें साहित्य का गद्य और पद्य दोनों रूप एक साथ मिलते हैं पढ़ने को, उसे हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। अगला सवाल हमारा, घूमने फिरने वाला साधु, ये भी बेटा PSI 2018 की परीक्षा में आया है। घूमने फिरने वाला साधु, वो साधु जो एक जगह नहीं टिकता, वो हमेशा क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आपने जैनों के साधुओं को देखा होगा ना, वो चलते रहते हैं, केवल 4 महीने रुकते हैं। कब रुकते हैं, 4 महीने। उनके वो जो 4 महीने आते हैं श्रावण मास में, ठीक है, श्रावण भादो, उनको हम चतुर्मास कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्मास। जैनों के वो 4 महीने जब उनके साधु एक जगह रुक जाते हैं, है ना, केवल क्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, रुक जाते हैं एक स्थान पर, और पूजा पाठ बहुत अधिक चलती है, तो वो चतुर्मास कहलाता है। ठीक है, तो उनको वो क्या कहते हैं, चतुर्मास कहते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि ऐसे साधु जो घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिव्राजक। क्या कहते हैं, परिव्राजक। घुमंतु नहीं कहते, क्या कहते हैं, परिव्राजक। वे साधु जो एक स्थान पर नहीं ठहरते, क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिव्राजक। ठीक है, अगला सवाल है हमारा ये कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। अभी बताया था मैंने, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। ठीक है, और अगला सवाल हमारा ये कि किसी बात के मर्म को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला, आपके मन में क्या चल रहा है, मर्म माने होता है भाव, भाव को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला, किसी के हृदय के भाव को, है ना, भाव को जानने वाला, मर्म को जानने वाला, पीड़ा को समझने वाला, तो उसे हम कहते हैं, मतलब बात के मर्म को, भाव को जानने वाला, कि बात असल में बात है क्या, ये क्यों कही जा रही है, तो बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है। मर्म माने मर्म और ज्ञ माने क्या था, तो क्या कहलाएगा, मर्मज्ञ कहलाएगा। ये सवाल बेटा LDC 2018 में पूछा गया है, LDC 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। और अगला सवाल हमारा प्रश्न नंबर 23, बुरे भाव से की गई संधि, है ना, तो जब हम किसी से संधि तो कर लेते हैं, लेकिन उस संधि के पीछे हमारा क्या है, कोई ना कोई बुरा भाव होता है। क्या होता है, बुरा भाव होता है कि मौका पड़ने पर हम इसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बुरे भाव से जब किसी से कोई संधि की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं दुरभिसंधि। क्या कहते हैं, उसे दुरभिसंधि कहते हैं। ठीक है, ये LDC 2013 के एग्जाम में आया है। किसमें आया है, LDC 2018 के एग्जाम में आया है। तो बुरे भाव से जब किसी से संधि की जाती है, उसे हम दुरभिसंधि कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा मैंने यहाँ पर 23 प्रश्न लिए, पहले वाले में 12 थे, इसमें मैंने लगभग 2 गुने कर दिए, टोटल मिला के 35 हो गए। ठीक है, और इसके बचे कुचे जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, जो मोस्ट क्वेश्चन है जो अब तक पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जामों में, उनकी मैं आपको PDF बना के इसी वीडियो के अंत में, जब मेरी बात समाप्त हो जाएगी, वो वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो के अंत में देखिएगा जरूर। ठीक है, आपको मैं एक PDF डाल दूंगा, उसमें वीडियो के अंत में आपको मैं एक फोटो डाल दूंगा, उन सारे उनके जो अब तक ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सबसे ज़्यादा अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो RAS हो या UPPCS हो, है ना, जहाँ भी महत्वपूर्ण है, तो वो जो पूछे गए हैं वो मैं आपको अभी डाल दूंगा। तो आज के हम इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो पेपर हो, आपका जो एग्जाम हो, बहुत बहुत शानदार हो, आप सबका अब चयन हो, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आज के लिए लेता हूँ, कल तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ विदा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है, उन लोगों से नहीं जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहता सब्सक्राइब कीजिए कि जिनको इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इस चैनल पर उन्हीं व्यक्तियों को चाहता हूं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर टैलेंट है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आग है जिनके अंदर। मैं ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर चाहता हूँ और वही यहाँ पर जुड़ें। तो ऐसे ही व्यक्तियों को आप साझा करें जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर पढ़ने की आग है, ललक है, जो पढ़ना जिनका शौक है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अगर अपने यहाँ जोड़ें, उनसे साझा कीजिए और वे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आप मेरे पर्सनल नंबर 9636053771 पर 9636053771 पर अपना व्यक्तिगत राय भी दे सकते हैं,
अपनी कोई व्यक्तिगत परेशानी है तो उसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी सेवा में सदैव तत्पर, आपकी सेवा में सदैव हाजिर, आपके लिए समर्पित, आपका भाई, आपका गुरु, आपका मित्र, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज अब लेता हूँ यहाँ से विदा। कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम।